हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक हमारे चैनल क्लियर ब्रेन डाउट पे। तो आज से हम जो है क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास 12th की फिजिक्स की फर्स्ट वीडियो है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है क्लास 12th में एनसीईआरटी की बुक में आपका वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं इन वीडियोस को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट जो है मिलती रहें। ओके, तो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है यानी कि वैद्युत क्षेत्र किस वजह से होता है। जैसे कि आपने जब क्लास 11th की फिजिक्स में पढ़ा था कि जो है किसी में जब द्रव्यमान होता है, मास होता है, तो उसकी वजह से जो है उसके द्वारा गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। ठीक है, मास की वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है यानी कि वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी कोई आवेश रखा हुआ है तो उसके द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो वो किसके द्वारा होता है? वैद्युत आवेश की वजह से। ठीक है, तो वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप सभी ने पढ़ा है कि वैद्युत आवेश दो तरह के होते हैं। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक धनात्मक होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और एक होते हैं ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो बेसिक साइंस से आपको पता होगा कि हमारे जो एटम होता है यानी कि परमाणु, वो तीन कणों से मेनली मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है या चार्ज होता है वो ऋणात्मक चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक या कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहीं रखा हुआ है, या आपका पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन है, तो उनके द्वारा क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इलेक्ट्रिक आवेश की वजह से एक फील्ड जनरेट होता है, एक फील्ड होता है, उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको मालूम है चार्ज क्या है। चार्ज जो है किसी भी जो पदार्थ है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। पदार्थ की क्या होती है? ये एक जो है विशेषता है, मैटर है कि। और आपको पता है कि चार्ज कैसे आता है कि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो वैसे न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है। बट आप जब कोई भी रिएक्शन होती है, कोई क्रिया होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जब निकल जाता है किसी परमाणु में से, तो वो क्या हो जाता है? वो धनात्मक परमाणु बन जाता है कि नहीं? आपने सबने ये केमिस्ट्री, ये बेसिक क्लास 10th की केमिस्ट्री है कि जब कोई भी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो धनात्मक हो जाता है, और अगर जब आप उस पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उसे, वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ऋणात्मक हो जाता है। तो आवेश कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इन धनात्मक और ऋणात्मक जो कण हैं आपके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आवेश। तो आवेश हमारा धनात्मक दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी हम सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो आवेश है हमारा धनात्मक और ऋणात्मक हो गया। अब क्या है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली होती है कि आवेश जो होता है आपका कंजर्व रहता है। आवेश जो है कंजर्व रहता है यानी कि संरक्षित रहता है। संरक्षित आवेश का क्या मतलब होता है कि आवेश ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही उसको आप क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि ना तो आवेश उत्पन्न कहीं से बनता है और ना ही जो है उसे खत्म किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई सर आपने अभी बताया कि इन पे तो आवेश होता है, तो ये ऑलरेडी है, ये कहाँ से है? तो अभी मैंने बताया आपको कि आवेश क्या करते हैं, आप जब कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, आप क्या करते हैं? जब कोई परमाणु के कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर उससे निकाल देता है तो वो धनात्मक हो जाता है, और किसी पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सही, वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा कि नहीं? अगर जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला है वो तो धनात्मक हो गया, लेकिन किसी दूसरे ने जो है इलेक्ट्रॉन को अवशोषित किया होगा यानी कि एब्जॉर्ब किया होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वो पहुंच चुका है, तो वो क्या हो गया? वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर, इसका क्या मतलब है? कंजर्व रहने का मतलब है कि जो आपके नंबर ऑफ चार्ज है वो हमेशा क्या है? वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, बट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ क्या कर दिया? वो रिप्लेस हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया।
तो आपका क्या हुआ, आपका आवेश तो संरक्षित रहा ना, जितना आवेश। अब यहाँ पे अगर टोटल आप ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहे ना, इलेक्ट्रॉन्स को तो आपने बस जो है प्लेस चेंज किया है, तो इसका मतलब है कि आवेश संरक्षित रहता है। आप आवेश को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बशर्ते आप उसको क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। इसका और दूसरा एग्जांपल है कि आप मान लीजिए, आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिए, आपने बालों में आप तेल लगाते हैं, तो आप क्या कीजिए, किसी स्केल को लीजिए या पेन को लीजिए और अपने बालों से रगड़िए, और जो है आप क्या कीजिए, आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़े टेबल पर रखिए और फिर देखिए, तो आप देखेंगे कि जो पेन है वो उन पेपर के जो टुकड़े हैं उनको एक दो अपने ऊपर चिपका लेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने अपने बालों से पेन को रगड़ा, तो इस फ्रिक्शन की वजह से, इस रगड़ की वजह से जो है हमारा जो पेन है वो क्या हो गया, वो आवेशित हो गया उसकी सतह पे। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मेटल हो, इंसुलेटर हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ धरती की जो है परमाणुओं से मिलकर बनी होती है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या हो गया, वो आपकी रगड़ की वजह से वो जो अणु जो एकदम न्यूट्रल थे, उदासीन थे, वो अब क्या हुआ, उन पे आवेश आ गया, और आवेश की वजह से वो क्या हो, या तो वो पॉजिटिव हो गए, धनात्मक हो गए या ऋणात्मक हो गए। और जब आप किसी भी आवेश को जो है अगर किसी उदासीन वस्तु के पास लाते हैं तो वो उसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आप एक चीज ध्यान रखिए, तो ये आपका दूसरा पॉइंट है कि जो आवेश समान आवेश होते हैं, यानी कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास में लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, ठीक है, चार्ज होता है। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करते हैं। तो आप याद रखिए कि जो अपोजिट चार्ज हैं या विजातीय जो आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। और अगर इसी में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आप एक दूसरे के पास में ले आते हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास में आते हैं, यानी कि समान चार्ज, सेम चार्ज जो है, या सजातीय आवेश अगर आप एक दूसरे के पास में लाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये आवेश की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि समान आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित कर जो है प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट विपरीत आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि आवेश हमेशा जो है आप उनको, अगर आपको दो या दो से अधिक आवेश कहीं पे रखे हुए हैं तो उनको आप कैसे जोड़ेंगे, उनका बीजगणितीय योग करेंगे। कैसा योग करेंगे, बीजगणितीय योग, यानी कि अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर एक छोटे से हिस्से में, इतने हिस्से में 3 आवेश रखें, एक Q1 है वो धनात्मक है, एक ऋणात्मक Q2 है, Q3 है ऋणात्मक, एक प्लस का Q4 है, तो आप क्या करेंगे, आप इनको जोड़ने, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे समतल में कितना टोटल आवेश है, तो टोटल आवेश अगर आपको निकालना होगा तो टोटल आवेश के लिए क्या करेंगे आप जो है इनका बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग क्या मतलब है कि जो धनात्मक है उनको जोड़ देंगे इस तरीके से, जैसे ये Q1 है, धनात्मक है तो Q1 कर दिया, Q2 ऋणात्मक है तो माइनस Q2 कर दिया, माइनस Q3 कर दिया, प्लस का Q4, इस तरीके से उनका बीजगणितीय। तो इनको जोड़ने से जो टोटल आवेश आएगा वही आपका मतलब उनके बीजगणितीय योग से जो आवेश मिलेगा आपको वही आपका जो है टोटल आवेश होगा। तो थर्ड पॉइंट याद रखेंगे कि आवेश को अगर हमें जोड़ना है तो हम उनका बीजगणितीय योग करते हैं, ठीक है। इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कि आवेश ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि क्वांटीकरण ऑफ आवेश, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण से क्या मतलब है कि हमें पता है, आपने ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, और उसकी वैल्यू को हम जो एक स्मॉल ई से लिखते हैं, ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश की यूनिट क्या होती है, आवेश की यूनिट होती है, आपने पढ़ाई है, बेसिक है, क्लास 10 की है, कुछ नया नहीं बताना है इसमें। आवेश की जो है यूनिट जो होती है, मात्रक जो होता है वो कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसी तरीके से जो प्रोटॉन पे आवेश होता है
उसकी भी यूनिट जो होती है वो ई होती है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम है, बस चेंज क्या है कि वो प्रोटॉन पे वो धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन पे वो ऋणात्मक है। ठीक है, तो आप इस यूनिट को, इस छोटी सी यूनिट को हम इसकी मूल इकाई मानते हैं, आवेश की मूल इकाई, यानी कि आवेश की यूनिट, यूनिट ऑफ आवेश या फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवेश कह सकते हैं आप, फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवेश, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की मूल इकाई, आवेश की मूल इकाई। इसका मतलब ये हुआ कि इससे कम का आवेश, इससे छोटा आवेश कहीं नहीं पाया जाता पूरे यूनिवर्स में। सबसे कम आवेश जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन के पास ही होता है और प्रोटॉन के पास होता है। ठीक है, तो इससे कम आवेश हमारा यूनिवर्स में नहीं होता, इसीलिए इसकी जो है आवेश की मूल इकाई या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं इसे। तो आप याद रखिए, फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो ई होती है। तो चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन का क्या मतलब हुआ, चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन का क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि हमेशा चार्ज जो है इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई में पाया जाता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। इसका मतलब हुआ या तो 1e हो सकता है किसी पे चार्ज, -1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, -5e हो सकता है, बट 2/3e नहीं हो सकता, 1.27e नहीं हो सकता। 10 की घात इस तरीके से, अगर मान लीजिए इस तरीके से जो है 1.5e नहीं हो सकता, इस तरीके का आवेश नहीं हो सकता किसी पे। तो ये कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि वो इंटीजर मल्टीपल, ये इंटीजर नंबर ही तो हैं आपके 1 2 3, ये सारे नंबर क्या होते हैं, ये बेसिक क्लास 8 की मैथमेटिक्स है, 4 5, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें प्लस माइनस भी ले सकते हैं आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसी तरीके से कोई भी आवेश जो है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई हो सकता है, मूल इकाई का जो 1e 2e 3e 4e 5e 10e या 100e हो सकता है, बट 2/3 1.27 1.5e नहीं हो सकता है। तो इसी को कहते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए आपको एक पार्टिकल, और आपने पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पर आवेश क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ई होता है, धनात्मक आवेश होता है उस पर 2 टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, धनात्मक आवेश होता है उस पर 2 टाइम्स ऑफ ई आवेश होता है। तो वो देखिए 2.3 नहीं है, कोई भी पार्टिकल आप उठाइए हमेशा उसके ई की टर्म्स में ही उस पर आवेश होगा। तो इसे कहते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन। तो इस तरीके से किसी पर आवेश हम Q बराबर लिख लेते हैं +- टाइम्स ई। इसका ये फॉर्मूला है। ई आपकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। अगर वो n जो आपका इंटीजर है, n बराबर आपके +-1 +-2 +-3, ऑफकोर्स 0 भी हो सकता है n बराबर, जैसे कोई आवेश ना हो, जैसे आपको पता है न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कि जो आवेश है किसी भी वस्तु का वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई हो सकता है, फ्रिक्शन में नहीं हो सकता है। तो इसको कहते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन। तो ये हमारे आवेश की प्रॉपर्टी थी, इनको आप याद रखेंगे कि आवेश को जो है कंजर्व रहता है, आवेश का अलजेब्रिक सम होता है, और चार्ज जो है हमेशा क्वांटाइज होता है। हमारे पास 2 आवेश होते हैं, पॉजिटिव और जो है नेगेटिव। अपोजिट आवेश जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो अब ये आवेश के जो हमने पढ़ लिया, तो और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आवेश की वजह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। तो सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए कोई आवेश है वो रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी क्या है 0। अगर कोई आवेश, वही सेम आवेश एक कांस्टेंट यानी कि एक नियतांक वेग v से मूव कर रहा है, अब एक आवेश जो है वो एक त्वरण से मूव कर रहा है, मतलब ये डिफरेंस है। सेम आवेश है, पहले वो रुका हुआ है, अब वो गति कर रहा है एक समान वेग से, फिर उसमें क्या हो गया, एक त्वरण उत्पन्न हो गया, एक्सेलरेट कर रहा है वो, एक्सेलरेट, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी को वेग कहते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज ना है, एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को वेग कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, एकदम फिक्स नंबर है, और यहाँ पर ये स्टेबल है यानी कि रुका हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी जब आवेश स्टेबल होता है
रुका हुआ होता है तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बाकी कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक स्टेबल आवेश या रुका हुआ आवेश सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक गतिमान आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी प्रोड्यूस करता है। इसको और आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है वो, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस। एक्स्ट्रा चीज आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, वो कब आती है? जब आवेश कोई मूव कर रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन जब वो एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है उसके पास, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, साथ ही साथ वो रेडिएशन भी करता है, यानी कि रेडिएशन भी उसमें प्रोड्यूस होता है। तो कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज रेडिएट भी करता है, रेडिएट यानी उससे एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं हमारा आवेश में। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो इन दो केस को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला केस है हमारा, तभी तो हमने इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रखा है, यानी आवेश हमारा क्या है, सारे आवेश जो भी हम पढ़ेंगे वो स्टैटिक होंगे, यानी रुके हुए होंगे, वो गति नहीं कर रहे होंगे। तो जब आवेश गति नहीं कर रहा होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कूलाम्ब लॉ की, कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम यानी कि कूलाम्ब्स लॉ। तो कूलाम्ब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया। बिल्कुल ये लॉ बिल्कुल आपका उसी तरीके से जिस तरीके से ग्रेविटी का लॉ जो न्यूटन ने दिया था, कि ग्रेविटी का लॉ में आपने पढ़ा था कि दो द्रव्यमान मास ऑफ m और m2 अगर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मास के मल्टीप्लाई के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये न्यूटन का आपने लॉ गुरुत्वीय चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ा है। और इसको हम बाद में एक कांस्टेंट नियतांक g जो नियतांक होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट उसके साथ इस तरीके से लिख लेते हैं। ये पढ़ा था कि नहीं आपने? गुरुत्वीय बल, दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, बस सेम इसी लॉ को हमने रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास आवेश आ गया, एक आवेश है दूसरा आवेश है, ठीक है। मान लीजिए दो आवेश है, अभी इनके साइन नहीं लेते हैं। मान लीजिए कोई आवेश है Q1, ये आवेश है Q2, इनके परिमाण ही हम ले रहे हैं अभी, और उनके बीच की दूरी क्या है? उनके बीच की दूरी r है। तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके आवेश के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम लॉ को हमने, बस सेम लॉ है ये, वहीं से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर लिया था उन्होंने, कूलाम्ब ने इस लॉ को। और बाद में जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो ये फिक्स एग्जैक्टली ये लॉ इसी तरीके से आ रहा था। तो आप देख रहे हैं हमारी नेचर में कितनी ब्यूटी है कि जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा वर्क करता है, वैद्युत बल भी सेम है। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं, हम अपना फोकस मेनली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे करते हैं। तो अब क्या पढ़ा हमने? दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के जो है प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसी तरीके से जैसे हम पहले करते थे, अब इन दोनों को बराबर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, यानी कि अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट यानी नियतांक मिलेगा, उसको हम जो है के हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से अगर इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको जो है कुछ अलग नंबर ले लेते हैं, जैसे पी ले लीजिए, ठीक है। एक नियतांक है Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, और इस नियतांक की वैल्यू एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड की जाती है। इसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाता है 9 × 10⁹ पी की वैल्यू होती है ये, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट आता है Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है हमारा, वो होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर आपको मैं एग्जाम के पर्पज से बताऊं तो एक नंबर में कभी कभी एप्सिलॉन की वैल्यू या फिर उसका जो है यूनिट पूछ ली जाती है, मात्रक। देखिए फोर्स का मात्रक आपको पता है, फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कूलाम्ब स्क्वायर, इनका मात्रक क्या हो गया? कूलाम्ब
स्क्वायर, ये दूरी का यानी ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो अगर आपको यहाँ से इसका मात्रक यहाँ पे 1/4πε0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ε0 को इधर ले जाइए, इस तरीके से इसका मात्रक निकालेंगे ε0 को, तो देखिए ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ε0 का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, आपको बिल्कुल याद रखना है इसका मात्रक 1 नंबर के एग्जाम में, और आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। साथ ही साथ इसकी बिमा भी पूछी जाती है, ε0 की बिमा क्या होगी, ठीक है। तो आप अपने ε0 की बिमा भी बिल्कुल याद रखेंगे एग्जाम के पर्पज से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। इसकी बिमा होती है kg इनवर्स मीटर -3 टेम्परेचर टाइम के साथ t-4 एंड a⁻2, ठीक है। इसको अपनी बुक से चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे और इसको याद रखेंगे, इसका मात्रक और इसका वैल्यू यानी कि इसकी बिमा, और साथ ही साथ इसकी वैल्यू वैसे तो एग्जामों में दी होती है लेकिन फिर भी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये 3 चीज़ें मैं एग्जाम के पर्पज से आपको बता देता हूँ, कंपटीशन एग्जाम और वैसे एग्जाम के पर्पज से, इसकी मात्रक, इसकी बिमा और इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब वापस हम अपने कूलाम के लॉ पर और अच्छे से समझने के लिए वापस पहुंचते हैं। तो हमारे पास एक आवेश था, अब मान लीजिए हम आवेश को एक साइन दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं, एक प्लस आवेश है, एक धनात्मक आवेश है, इसकी वैल्यू सम q1 है, इसकी वैल्यू q2 है, इनके बीच का सेपरेशन r है। तो अभी हमने फोर्स बताया है बराबर 1/4πε0 q1 q2 ओवर r²। तो इस आवेश को मिलाने का जो देखिए, अब हमको इसकी में थोड़ी और डिटेल में फिजिक्स में जाते हैं। तो बल क्या होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, आपने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर्स और जो स्केलर क्वांटिटी यानी कि सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा होगा। तो ये हमारी एक सदिश क्वांटिटी होती है बल यानी कि वेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर की तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है यानी कि पोजीशन वेक्टर। ये r जो है अगर बेसिकली देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, r वेक्टर को, ठीक है, इनका स्थिति सदिश, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, इनके बीच का सेपरेशन वेक्टर, ठीक है। तो अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। कूलॉम लॉ की कभी कभी वेक्टर फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आपको पहले बताएं कि वेक्टर, अगर ये जो कूलॉम का जो बल है, वैद्युत बल, वो इसी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही लाई करेगा, इस लाइन पे ही लाई करेगा। इसकी जो दिशा होगी, अब जो है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन के बारे में देखते हैं कि इसकी जो है दिशा कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि इनकी डायरेक्शन किस तरीके से रखनी है और एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाते हैं उनके। तो आप यहाँ समझिए कि इनकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो आपके पास फोर्स क्या है, F बराबर q1 q2 ओवर r², ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो आवेश हैं, अभी पहले मैं इन दोनों को धनात्मक ले लेता हूँ, सेम आवेश, या ऋणात्मक लीजिए, धनात्मक। सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी लॉज हम बनाएंगे, जितने भी जो रूल्स बनाएंगे, नियम बनाएंगे, वो सारे के सारे धनात्मक आवेश या पॉजिटिव जो चार्ज के लिए बनाएंगे। बाकी जो रिवर्स कर देंगे नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए वो सारे लॉ क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में उसका जो आवेश है, आवेश की वैल्यू अगर देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज की वैल्यू रखोगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा कि नहीं, क्यूब की वैल्यू रखोगे तो -1.6 ऐसे आएगा, तो यहाँ माइनस वैल्यू हो जाएगी। तो जितने भी पॉजिटिव आवेश के लिए जो चार्ज के लिए हम जो रूल्स बनाएंगे वो अपोजिट हो जाएंगे आपके नेगेटिव चार्ज के लिए। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन देखते हैं। तो ये हमारा आवेश 1 है, हम इसे नंबरिंग कर देते हैं, ये आवेश हमारा 2 है। तो इस 2 के द्वारा बल जो है आवेश 1 पे जो बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, आपको पता है फर्स्ट पहले ही पढ़ा हमने कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी कि रिपेल करेंगे। रिपेल का क्या मतलब, ये इस पर धक्का लगाएगा ना दूसरी तरफ, वो कहेगा भाई तू भाग मेरे पास से, मेरे पास क्यों आ रहा है, तो वो उसको भगाएगा। तो इसको हम लिखते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस तरीके से। किस पर, आवेश 1 पर आवेश 2 के द्वारा लगाया गया बल, वैद्युत बल, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 पे बल लगाएगा, वो किस दिशा में लगाएगा, इस तरफ, वो इसे, इस वाले आवेश को, ये वाला आवेश किधर फेंकेगा, दूसरी तरफ। तो आवेश 2 पर
1 के द्वारा लगाया हुआ वैद्युत बल। ठीक है, तो देखिए वो इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखें। वो लाइन ऑफ जॉइनिंग दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होंगे। कहीं ऐसा नहीं कि वो यहां हो जाए, ऐसा नहीं कि यहां होगा वो बल, वो ऐसा नहीं होगा। बल उनकी मिलाने वाली वैद्युत ये जो रेखा है उनको मिलाने वाली लाइन ऑफ जॉइनिंग पर ही लाई करेंगे। दोनों के दोनों कहाँ होंगे, उसी पे लाई होंगे। या तो वो उसमें इस तरीके से भी अभी देखेंगे हम, और या अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा कि F12 का तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर आप कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही अमाउंट का बल अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से आपको पता चलता है कि इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे, परिमाण, वो क्या होंगे, वो तो समान होंगे, बट इनकी जो डायरेक्शन होगी 1 2 इज अपोजिट टू द 2 1। 1 2 इधर लग रहा है और F21 किधर लग रहा है, बिल्कुल उसके अपोजिट लग रहा है। तो ये उन दोनों की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपको मान लीजिए, अब आपको मैं एक हिंट, आपको एक कंसेप्ट देके जा रहा हूँ कि किसी भी पॉजिटिव आवेश पर, किसी भी धनात्मक आवेश पर जो बल लगता है वो उससे हमेशा दूर लगता है, अब उससे अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। देखिए आवेश इधर है तो आवेश से किधर लग रहे हैं, ये आवेश दोनों दूसरी तरफ लग रहे हैं। तो ये धनात्मक आवेश के लिए हो गया। धनात्मक आवेश के लिए जब दोनों सेम चार्ज हों तो वो एक दूसरे पर बल किस तरीके से लगाएंगे, वो अपोजिट दिशा में एक दूसरे को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड तो समान होंगे बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। और वो किस लाइन पर लाई करेंगे, लाइन ऑफ जॉइनिंग पे। अब इसी को हम नेगेटिव पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं। किसके लिए, नेगेटिव पॉजिटिव। मान लीजिए अब ये पॉजिटिव हमारा, अब ये नेगेटिव है। चलिए इस पे देखते हैं। तो अब आपको मालूम है कि दोनों के दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, अब दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे वो। ठीक है, तो इस तरीके से अब मान लीजिए, देखिए फोर्स की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो देखिए पहले फोर्स क्या था ये, लेकिन अब Q एक माइनस है, Q2 माइनस है, तो यहाँ पर साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का। अब हमारा जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा -1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। नेगेटिव साइन आ गया। और आपको पता है कि किसी राशि के आगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे अगर नेगेटिव साइन लग जाए तो वो क्या करती है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो अब हमारा जो बल लगेगा 2 पे, F1 पे 2 के द्वारा बल लगेगा किस तरफ, इस तरफ। पहले लग रहा था इस तरफ, अब वो लगेगा इस तरफ, क्योंकि इस साइन ने, इस नेगेटिव साइन ने हमारी जो है बल की डायरेक्शन को क्या कर दिया, फोर्स की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, पहले से अपोजिट कर दिया। पहले कैसे लग रहा था, इस तरफ, तो अब इस पे बल किस तरफ लगेगा, इस तरफ। F21 2 पर 1 के द्वारा बल हो गया कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर आपका। इस नेगेटिव साइन ने दोनों फोर्सेस की दिशा को, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ये देखिए ये भी इधर आ रहा है, ये भी एक दूसरे को इधर खींच रहे हैं, तो ये बताते हैं कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो अब हमारा इस केस में भी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक यूं है तो एक यूं है, तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी सेम है। हमारा कंसेप्ट बिल्कुल हिला नहीं है, हमारा जो फिजिक्स है वो बिल्कुल हिली नहीं है, लेकिन डायरेक्शन फिर से जो है अपोजिट है। F12 इज नेगेटिव ऑफ द -F21, बशर्ते क्या चेंज हो गया है, चेंज हुआ है हमारी कंसेप्ट। एक नेगेटिव साइन की वजह से उन दोनों की जो दिशा वो है अपोजिट हो गई है। तो याद रखिए पॉजिटिव पर किस तरीके से बनाना है, अपोजिट अगर नेगेटिव चार्ज हो तो किस तरीके से हमें फोर्स की डायरेक्शन को बताना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये आपको जो है, आपको इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर यहाँ से आप इसको क्लियर करेंगे तो आप आगे हम जो भी जो क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको कहीं भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप ये दोनों कंसेप्ट याद रखेंगे कि जब दोनों चार्ज अपोजिट हों तो बल किस तरीके से वर्क करेंगे, और सेम चार्ज हो तो किस तरीके से बल करेंगे। तो अब हम बात कर रहे थे इनकी वेक्टर फॉर्म पे। तो हमारे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लीजिए आप कोई भी चार्ज हम ले सकते हैं, हमें मालूम है, और लाइन ऑफ जॉइनिंग पे जो है ये करेगा। तो इसकी जो दिशा होगी, अगर इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वो लिखूंगा F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, R कैप की डायरेक्शन में। किस दिशा में, R कैप की दिशा में। जिस तरीके से ये लाइन होगी, वो R वेक्टर होगा, वो इन्हीं पे तो लाई कर रहे हैं, आइदर वो इस यूं हो, आइदर वो यूं हो, लेकिन लाइन ऑफ जॉइनिंग पे ही लाई करेंगे। तो वो किस डायरेक्शन पर लाई करेंगे,
हमारी आर कैप की। आर कैप क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है यानी एकांक सदिश है। तो आर कैप क्या होता है, आर कैप जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसीलिए इसे यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश कहते हैं। और आर वेक्टर बराबर, आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, जिसे हम डायरेक्टली सिंपली आर लिख लेते हैं। तो इसको याद रखेंगे। वैसे आपने ऑफकोर्स इसे क्लास 11th में वेक्टर वाले जो चैप्टर उसमें पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से बता देता हूँ। आर कैप जो होता है एक एकांक सदिश होता है यानी कि यूनिट वेक्टर होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन इसके लिए ही यूज़ किया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। और आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर यानी कि जो हमारा सदिश है और अपॉन आर, आर यानी कि उसका सदिश का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस चीज़ को, इसको इस्तेमाल करते हुए, इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं आर कैप की वैल्यू आर वेक्टर और अपॉन आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखिए आर कैप की जगह मैं आर वेक्टर अपॉन आर रखूंगा तो यहाँ आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू इंटू आर वेक्टर। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है या सदिश फॉर्म है इसकी, कूलॉम लॉ की सदिश फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ये कैसे बनी, हमने इस कंसेप्ट को याद रखा कि वो लाइन ऑफ जॉइनिंग पे लाई करेगा यानी आर कैप की दिशा में लाई करेगा, तो आर कैप को आर वेक्टर अपॉन आर होता है, उसको रख के हमने ये कूलॉम्स का लॉ कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो किया वो 2 आवेशों के लिए किया, यानी कि कितने आवेश थे, हमने 2 आवेश थे। तो आपके पास कभी कभी सिस्टम हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक आवेश हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, मीडियम इफेक्ट देखते हैं। मीडियम इफेक्ट यानी माध्यम का प्रभाव। अब माध्यम के प्रभाव से क्या मतलब है यहाँ पे, कि मान लीजिए 2 आवेश रखे थे हमने, लेकिन इनके बीच में पहले क्या लिया था हमने, कुछ नहीं लिया था ना, वैक्यूम था। तभी तो जो हमने एप्सिलॉन यूज किया वो क्या किया, वैक्यूम की जो है एप्सिलॉन हमने यूज किया, जो था वो निर्वात की वैद्युतशीलता इस्तेमाल की थी, यानी कि यहाँ पे पहले क्या था, वैक्यूम था, निर्वात था। अब क्या करते हैं आप इनके बीच में कोई मीडियम फील्ड कर देते हैं। मीडियम यानी कोई माध्यम, मान लीजिए कोई भी आपने कांच का टुकड़ा रख दिया या कोई भी जो है डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युतांक। अब आपने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया यानी कि परावैद्युतांक रख दिया आपने। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक आपने परावैद्युतांक रख दिया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक का जो अपना एक नंबर होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसे के से लिखते हैं। के क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक नियतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक नियतांक। तो आप ये कहेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं होता, इंसुलेटर होते हैं। जैसे आपके पास पेज है, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक है। हमारा जो ये बोर्ड है हमारा, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। पेज, कागज डाइलेक्ट्रिक है, कांच डाइलेक्ट्रिक है, पानी डाइलेक्ट्रिक है। जो मतलब जो एक तरीके से इंसुलेटर हैं, जिनमें मुक्त आवेश नहीं है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाउंड है। इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड है। इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड है। तो इनके जिनके इलेक्ट्रॉन बाउंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो जब आप एक समझिए, जब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक्स रख देंगे तो पहले जो वैद्युत क्षेत्र की जो बल था, एफ जो लग रहा था इन दोनों आवेशों के बीच में, वो अब क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए। जब इनके बीच में कोई मुक्त आवेश नहीं है तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या करते हैं, उस बल को क्या करते हैं, उस बल को घटा देते हैं। अब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को रखने पर आपका जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और आपका जो नया बल होगा वो होगा एफ जो है हमारा, ये मान लीजिए पहले F0 था, पहले का जो बल था वो F0 था, ये निर्वात में था, 2 आवेशों के बीच निर्वात में यानी कि वैक्यूम में लग रहा था। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो उसमें जो बल लगने लगा वो F लगने लगा, और वो बल हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पर एक K कांस्टेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो परावैद्युतांक नियतांक है वो यहाँ आ जाता है। बाकी फॉर्मूला आपका Q1 Q2 ओवर R² इसी तरीके से रहता है। ठीक है, और ये जो था F0 हमारा क्या था, जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं था, अभी पढ़ा हमने, वो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R² था। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे आप, इसको F को
F0 से, या F0 को जो है आप F से डिवाइड कीजिए। F0 को F से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक 1 अपॉन, रुकिए इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K से डिवाइड करेंगे Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो देखिए Q1 Q2 R स्क्वायर ये तो कट जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा, तो ये आपका ऊपर पहुँच जाएगा, है कि नहीं, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा K। यानी अब तुम्हारा जो F हो जाएगा वो हो जाएगा F0 अपॉन K, F0 अपॉन K। यानी कि अब जो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद आपका जो बल है वो 1 अपॉन जो है वो 1 अपॉन K टाइम्स ऑफ प्रारंभिक बल हो जाता है। तो प्रारंभिक बल, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, किसी भी आप देखिए आपकी बुक्स में बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स की कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, सबकी वैल्यू देखेंगे वो 1 से बड़ी होती है। तो ये नंबर जब किसी भी 1 से बड़े नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो हमेशा नंबर आपका छोटा आता है। तो हमारा F क्या हो जाएगा, F इज लेस देन F0। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने पर हमारा जो वैद्युत बल है वो क्या हो जाता है, प्रारंभिक वैक्यूम बल से कम हो जाता है। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर फिर आपका अगर देखेंगे तो ये हो जाती है एप्सिलॉन नॉट, इसकी रुकिए अभी निकालते हैं, तो इसको याद रखेंगे। एक केस होता है इसमें, मान लीजिए ये हाफ फिल्ड ना होके पूरी तरीके से फिल्ड ना होके इसकी छोटी सी टुकड़ी रख दी जाए, टी लंबाई का ही डाइलेक्ट्रिक, मतलब इसकी अब लंबाई कितनी है, टी है, और परावैद्युतांक कितना है इसका, के है। ये एक स्पेशल केस है, कभी कभी एग्जाम में स्पेशल ही पूछ लिया जाता है, वैसे कम ही पूछा जाएगा लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए केस में क्या हो जाएगा, इसके केस में जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये जितने वैक्यूम है जितनी डिस्टेंस में, वो हो जाएगी आपकी r माइनस टी प्लस जो है आपकी टी अंडर रूट के, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, जो पहले r थी वो उसकी ये हो जाएगी। तो अब वोल्ट जो हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर इसका पूरे का स्क्वायर, r माइनस टी इसकी जो है इसकी जो है चौड़ाई है यानी कि विड्थ है, प्लस टी रूट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रूट के का होल स्क्वायर। तो इस केस में जो हो जाती है, जो अब वैद्युत बल लगेगा इनके बीच में वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक, और परावैद्युतांक ये आपका, इस पर सवाल आते हैं कि अगर मीडियम रख दिया जाए उनके बीच में, आवेशों के बीच में, तो आपका वैद्युत बल क्या होगा। ठीक है, इसमें अब अगला है आपका, जैसे अभी हमने निकाला कि दो आवेशों के बीच में बल कैसे जो है हमने निकाला। अब मान लीजिए आपके पास 2 या 2 से अधिक आवेश रखे हैं, मान लीजिए एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 और ये मान लीजिए कैपिटल Q है। तो आप चेक करना चाहते हैं कि आवेश Q1 Q2 Q3 के द्वारा इस पर टोटल कितना बल लग रहा होगा। यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, अब आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे आवेश हैं, उनके द्वारा किसी एक आवेश पर आप टोटल वैद्युत बल जो है चेक करना चाहते हैं। तो हमें पता है उनके बीच की दूरी आप बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो बल काम करेगा कहाँ करेगा, उनके बीच की दूरी पे। ये मान लीजिए डिस्टेंस r1 है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, r2 है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, r3 है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो बल होगा वो कुछ इस तरीके से लग रहा होगा F1, इसके द्वारा जो बल होगा वो कुछ इस तरीके से लग रहा होगा F2, इसके द्वारा जो बल होगा वो कुछ इस तरीके से लग रहा होगा F3, है कि नहीं। ये हो गया आपका। तो इन पर अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q ओवर R1 स्क्वायर, F2 हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q ओवर R2 स्क्वायर, F3 हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q ओवर R3 स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा नहीं, और ये इनकी दिशा हो जाएंगी, ये इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। लेकिन आपको पता है कि बल हमारा क्या है, वेक्टर है। बल क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं। क्लास 11th में फिर से वही चीज़, बेसिक कंसेप्ट आपके बिल्कुल जो है आपके यूज आएंगे। और आप हमें बताइएगा अगर आपने ये सारी चीज़ें वेक्टर स्केलर नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम इन पे वीडियो, सिर्फ स्केलर और वेक्टर्स पे मैं एक वीडियो बना के डाल सकूं, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं। तो वेक्टरों को जोड़ते हैं, वेक्टर सम करते हैं, उनका सदिश योग F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो हम उनका क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करके जो है हम इनके निकालेंगे। ठीक है।
तो अब मैं ये तो बहुत बड़ा जो है आपका ये हो गया, इसको जो बोलते हैं इस तरीके से सम करने को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और हिंदी बोर्ड के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। और ये ऐसा ही नहीं कि 3 आवेश के लिए, अनंत आवेश के लिए अगर आपके पास n आवेश है तो इसमें ऐड करते चले जाइए अप टू fn वेक्टर तक, fn वेक्टर तक, इस तरीके से, ठीक है। तो इनकी बाद में इनको इस तरीके से जोड़ते हैं। इस पर मेनली आपको समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस जो है इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं, उसमें आपका ये बेसिक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो ये इसे क्यों कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या अध्यारोपण का सिद्धांत, की जब अधिक जो आपसे 2 या 2 से अधिक अगर आपको आवेश दे रखे हैं तो उनके द्वारा आप किसी भी अन्य दूसरे आवेश पर आप रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिमाणी बल निकालना चाहते हैं तो वो किससे निकालेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, ठीक है। इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं आज के लिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको एक वर्ग दे रखा है, क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ आपका, ठीक है, जिसकी लेंथ है a। यहाँ पर एक आवेश है, मान लीजिए धनात्मक आवेश है q1 प्लस q1 है। इस कोने पर मान लीजिए एक माइनस q2 रखा है, इस कोने पर मान लीजिए प्लस q3 रखा है, और इस कोने पर माइनस का q4 रखा है। इस तरीके से ये आवेश है, ठीक है। और आपको किसी बिंदु इनके जो सेंटर पॉइंट है यानी कि जो केंद्र, उस पर एक कैपिटल Q रखा है, वो धनात्मक है। इस बिंदु पर आवेश निकलवा जा रहा है, मतलब आप पर वैद्युत बल निकलवा जाता है कि इसका परमाणु बल क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनका रेखा चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, बल के रेखा चित्र, बल का रेखा चित्र कैसे, देखिए इस आवेश के द्वारा इस पर जो बल लगेगा, क्योंकि देखिए ये ऋणात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है, तो ये आपस में क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बल हो जाएगा आप पर बल ऑन Q ड्यू टू आवेश 2, उसकी दिशा हो जाएगी ये। इस पर देखिए Q1 के द्वारा, Q1 धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, तो वो ये किस, यहाँ लिख लेता हूँ मैं Q को, तो ये किस तरीके से लगेगा, वो इस तरीके से लगेगा, आवेश Q पर Q आवेश 1 के द्वारा, ये वेक्टर दिशा उसकी हो जाएगी। Q3 के द्वारा चेक कीजिए, देखिए Q3 धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, तो ये किस तरीके से बल लगेगा, उससे दूर, धनात्मक आवेश पर मैंने बताया जो बल लगता है उससे बल आवेश से दूर लगता है, तो ये Q पर आवेश 3 के द्वारा बल हो गया। Q4 पे देखिए आप, Q4 पर ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो वो बल किस तरफ लगेगा, इस तरफ, ठीक है, ऋणात्मक आवेश की तरफ, ऑन Q ड्यू टू 4। तो आप यहाँ पे देखिए एक बल ये इस तरीके से लग रहा है, ये बल इस तरीके से लग रहा है, ये बल इस तरीके से लग रहा है, ये बल इस तरीके से लग रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये डिस्टेंस सेम है। अगर इनके परिमाण सेम हो, Q1 Q2 Q3 और Q4 के जो है मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल आप अगर यहाँ बल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, ये इनके बीच की दूरी ये लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है और ये, तो आप ये दूरी दे रखी है a, तो ये दूरी निकाल सकते हैं नहीं, ये इसके विकर्ण का हाफ हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर आपको जो है कूलम्स के लॉ में इनकी वैल्यू पुट करनी है Q1 Q2 की। मान लीजिए Q1 Q2 ये सबका जो आवेश है वो 1 कूलम है मैग्नीट्यूड, और Q का आवेश अगर 2 कूलम दे रखा हो आपको तो, और ये जो है a बराबर अगर आपकी 2 मीटर दे रखी है, तब इसका परमाणु सदिश क्या होगा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप पहले यहाँ तक जो है इनको चीज़ों को रिवाइज कीजिए और इसको सवाल को करने की कोशिश कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे और आपको और डिटेल्स में बताएंगे। थैंक यू।